बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकेंड ईयर सरगोदा बोर्ड। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 50। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। आज के लेक्चर में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ आज का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन कहते हैं सिमत को, ठीक है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सिमत किस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और लास्ट पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन देख चुके हैं कि हमारे पास 3 तरह के बेंजीन जो है वो रिएक्शंस देती है जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं, जिसमें से एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शंस हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को डिस्कस किया था। एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हैलोजन को डिस्कस किया था। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने कंबस्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस को डिस्कस किया था। और आज हम लोग साइड चेन ऑक्सीडेशन जो हमारा रिमेनिंग रहता है उसको डिस्कस करेंगे, ये वाला, ठीक है, साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है साइड चेन, इस चीज का क्या मतलब है कि मेरे पास बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन लगी होगी वो इन्वॉल्व होगी ऑक्सीडेशन के अंदर। अल्काइल बेंजीन्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। आपने इस चीज का ख्याल रखना है, कौन से बेंजीन? अल्काइल बेंजीन, ठीक है, क्योंकि बेंजीन तो ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो बेंजीन तो ऑक्सीडेशन शो करती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन जो है वो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, वो इनका KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं करती। इसलिए याद रखना है कौन सी बेंजीन KMnO4 के साथ या K2CR2O7 के साथ रिएक्शन देगी? अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन कौन सी होती है? वो होती है जिस बेंजीन के ऊपर हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगा हो। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? R होता है ना, जिसमें मेरे पास कार्बन की एक चेन, मतलब एक कार्बन भी हो सकती है और कार्बन की चेन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये रिएक्शन है, ये देखें बेंजीन साथ ये लिखा हुआ है टोलोइन, ठीक है, तो ये अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, इसके साथ हम अल्काइल भी लिख लेते हैं, क्योंकि बेंजीन जो है वो तो एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देती ना, वो तो बड़े ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर जाके ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती है, जिसमें हमें हाईली कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का कैटलिस्ट चाहिए होता है। अब इस चीज़ ने ऑक्सीडाइज होना है, ये जिसको मैंने स्केयर बनाया है ना, इस चीज़ ने ऑक्सीडाइज होके किस में जाना है? बेंजोइक एसिड में जाना है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, ठीक है, और अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है? अल्कोहल से हमारे पास बनता है एल्डिहाइड ग्रुप बनता है या कीटोन ग्रुप बनता है, ठीक है, कीटोन का कीटो लिख लेते हैं। और अगर हम इन दोनों की ऑक्सीडेशन करवाएं, एल्डिहाइड कीटोन की, तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास, और मैंने ये 8 चैप्टर में आपसे डिस्कस की थी ये सीरीज़, और मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे बेटा ये सीरीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन के हवाले से, क्योंकि आगे आपको जो रिएक्शंस आने हैं, ख़ास तौर पे ये 10वें चैप्टर में, 11वें चैप्टर में और 12वें चैप्टर में, उसके अंदर ये इंतहाई अहम रोल प्ले करेगी ये सीरीज़। अल्केन की ऑक्सीडेशन हो तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अल्कोहल वाले चैप्टर में ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे
कि कौन सी अल्कोहल एल्डिहाइड देती है और कौन सी अल्कोहल हमारे पास कीटोन देती है, और इनके अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। खैर, आपको जो मैंने चीज़ बतानी थी उसमें ज़रा आपने गौर करना है। हमारे पास इस टाइम पे क्या है, R है, CH3R होता है ना अल्काइल ग्रुप। तो आगे इसने जाना किस में है, अल्कोहल 1, एल्डिहाइड कीटोन 2 और ये 3, 3 स्टेप है। तब किसके अंदर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाएगा। इसलिए हम ऑक्सीडेशन के साथ कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 स्टेप्स है। पहली ऑक्सीडेशन में अल्कोहल है, दूसरी ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड कीटोन है और तीसरी ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपकी बुक पे ये रिएक्शन जो है ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये एक सीरीज ऑफ मैकेनिज्म से गुजर के दोबारा उसके अंदर से गुजर के ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि 3 O क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि 1 पहले अल्कोहल में जाएगा, फिर एल्डिहाइड में, और फिर किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जाएगा। ठीक है, और बेंजीन की ऑक्सीडेशन इनके साथ नहीं होती, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो रेजोनेंस का फिनोमेना है वो इसको स्टेबलाइज करता है और इनके साथ रिएक्शन बेंजीन नहीं देती। अब हम चलते हैं मेरे बेटा ओरिएंटेशन रिएक्शन की तरफ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और रिएक्शंस भी आते हैं। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं सिमत, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, when an electrophilic substitution reaction take place on benzene ring we get only one monosubstituted product। अगर बेंजीन के साथ कोई एक चीज हम रिएक्ट करवाएं, X स्टैंड फॉर, यहां पे याद रखिएगा X का मतलब हैलोजन नहीं है, X का मतलब क्या है, एनी जो है वो कंपाउंड हो सकता है, एनी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, कि हमारे पास बेंजीन जब किसी भी क्लास के साथ रिएक्ट करती है, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमेशा एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देगी। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ना, कि कूले स्ट्रक्चर के अंदर भी ये चीज डिस्कस की थी। अब हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड ग्रुप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड ग्रुप इन द बेंजीन रिंग may give 3 isomeric disubstituted products, जिसमें से हम आर्थो, मेटा और पैरा का नाम देंगे। 3 जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं बेंजीन के, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उन 3 पोजीशंस को हम क्या नाम देंगे, ऑर्थो का नाम देंगे, मेटा का नाम देंगे और पैरा का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब वो 3 पोजीशंस अगर हम डिस्कस करें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये Y है, Y का मतलब एनी कंपाउंड, एनी एटम, ठीक है, एनी मॉलिक्यूल। ये अब आके कहाँ लगेगा, इधर, 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 इधर या इधर। यहाँ पे लगेगा तो इसको हम ऑर्थो कहेंगे, यहाँ पे लगेगा तो इसको हम मेटा कहेंगे, और नीचे लगेगा तो इसको हम पैरा कहेंगे। ठीक है, यानी कि पैरा पोजिशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजिशंस। द पॉइंट इज, इसमें समझने वाली क्या बात है, अब इन सारी बातों का खुलासा ये जरा जहन में रखिएगा। फिर आपको हिंट भी देता हूं कि आपने किस तरह याद रखना है कि कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी मेटा है और कौन सी पैरा है। मेरे बेटा, बेंजीन के साथ जब कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगी होगी तो वो कहां आके लगेगा, वो बेंजीन के किसी भी जगह पे आके लग सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर लगे, वो इस जगह भी लग सकता है, वो इस जगह भी लग सकता है, इस जगह भी लग सकता है, इस जगह भी लग सकता है, इस जगह भी लग सकता है। जिस जगह पे भी लगेगा वो पोजीशन 1 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला। लेकिन अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, अब सेकंड ग्रुप आके बेंजीन में कहां लगेगा, ठीक है, सेकंड ग्रुप आके बेंजीन में कहां लगेगा, इसका फैसला पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूशन करेगी, बेंजीन नहीं करेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगी होगी और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ कोई और चीज हमने अटैच करवानी है, मिसाल के तौर पे अब Y का रिएक्शन करवाना है
बेंजीन नहीं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ, तो इस केस के अंदर जो आने वाला प्रोडक्ट है वो कहां अटैच होगा, मतलब वाई कहां पे लगेगा, किस पोजीशन पे लगेगा, किस सिमत पे लगेगा, किस डायरेक्शन पे लगेगा, इसका फैसला कौन करेगा? जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूशन करेगी। यानी कि इसकी किस्मत का फैसला, वाई की किस्मत का फैसला किसने करना है? एक्स ने करना है। एक्स डिसाइड करेगी कि ये हमारे पास इस पोजीशन पे लगेगा, यानी कि ऑर्थो पे लगेगा, या मेटा पे लगेगा, या पैरा पे लगेगा। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अब हम इस तरफ देखते हैं कि ऑर्थो, मेटा और पैरा, इनको हमने याद कैसे रखना है। हम ये ऑर्थो, मेटा और पैरा किस हिसाब से कह रहे हैं? ये जो ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगी हुई इसके हिसाब से कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर इस केस में तो कोई, ये जो इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, बेंजीन आपको जो नजर आ रही है, इस केस में तो कोई ऑर्थो, कोई पैरा, कोई मेटा डायरेक्शन नहीं है। क्यों डायरेक्शन नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगी हुई। ऑर्थो, पैरा, मेटा डायरेक्शन तब होगी जब हमारे पास ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। अब इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने कहना है ऑर्थो कौन सा है और पैरा कौन सा है। नाउ द पॉइंट इज, इधर मैं बेंजीन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूं, फिर हम साथ साथ इनको रिलेट करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास, अगर मेरे बेटा आपने पंजाबी में किसी को बुलाना हो कि इधर आ, इधर आ तो मतलब, या इधर आओ, तो ये उर्दू में है ना, पंजाबी में किसी को बुलाना हो तो क्या कहते हैं? उरे आ, यही है ना वर्ड। पंजाबी में मेरे बेटा इसी तरह यूज होता है, उरे आ। उरे आ का मतलब ये होता है कि इधर आओ। अब जिसने इधर आना है उसने करीब आना है या दूर जाना है? करीब आना है ना। तो एक्स के करीब कौन सी कार्बन लगी हुई है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ऑब्वियसली इधर हम बल्कि कलर चेंज करते हैं, एक्स के करीब जो है वो हमारे पास एक ये कार्बन है, करीब, करीब कार्बन। क्योंकि हम क्या कहते हैं? उरे आ। उरे आ से क्या मतलब है? कि नजदीक आओ, ठीक है। अब ये जिनको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ये इस कार्बन के नजदीक हो जाएंगे ना, एक्स के कार्बन के नजदीक ये वाली कार्बन हैं, तो ये दोनों पोजीशंस कौन सी बन जाएंगी? ओ। क्योंकि उरे, अगर आप उसको मैसेज राइटिंग में लिखें तो पहला वर्ड क्या बनता है? ओ, एंड ओ स्टैंड फॉर उरे, एंड ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो। और उरे का मतलब क्या होता है? इधर आ, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हमने किसी को दूर भेजना है, हम कहते हैं दूर चले जाओ, ये तो उर्दू का वर्ड है, पंजाबी में इसको क्या कहेंगे? परे जाओ, यानी कि परे वंज, ठीक है। पंजाबी में ये कहते हैं ना कि परे जाओ। अब जिसने दूर जाना है, इस एक्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। एक्स के हिसाब से सबसे दूर कौन से बन रही है? ये नहीं, ये दोनों तो नजदीक हैं। ये नहीं, ये वाली, जी बेटा, ये सबसे दूर वाली बन रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरा। और परे, अगर आपने परे को मैसेज राइटिंग में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? पी, परे, दूर। तो दूर कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। अब रे कौन सा गया है? ठीक है, रे हमारे पास मेटा गया है। मेटा को आपने याद रखना है, एम स्टैंड फॉर मेटा एंड एम स्टैंड फॉर मिडल। अब मिडल का क्या मतलब होता है? दरमियान। अब ऑर्थो और पैरा के दरमियान कौन सी कार्बन है? ऑब्वियसली ये वाली कार्बन है ना। इनके दरमियान कौन सी कार्बन है? ये वाली कार्बन है ना। तो ऑब्वियसली ये पोजीशन हमारे पास क्या बन जाएगी? मेटा बन जाएगी। अब आपको ये पोजीशंस क्लियर हो गई। ऑर्थो, उरेया जो सबसे नजदीक होगी, और इस एक्स के नजदीक सबसे ज्यादा कौन सी है? वो ये दोनों हैं, इसलिए हमने इसको ऑर्थो कह दिया। परे मतलब दूर जा, इस एक्स के सबसे दूर कौन सी है? ये पी है, इसको पैरा कह दिया। एंड एम स्टैंड फॉर मेटा और एम स्टैंड फॉर मिडल। तो ऑर्थो और पैरा के दरमियान में जो पोजीशन होगी वो मिडल होगी। अब यहां से आप देख सकते हैं, ये ऑर्थो है, मेटा है और पैरा है, ठीक है। ये भी हमारे पास मेटा बन सकती है और ये भी हमारे पास ऑर्थो बन सकती है। अब ये पोजीशंस आपको क्लियर हो गई बेटा। अब हम चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते कौन से हैं? These groups release the electron to the benzene ring। इनकी सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के अंदर रिलीज कर देते हैं, मतलब डोनेट कर देते हैं। thereby facilitating the availability of electrons at ortho and para positions।
अब हम ये देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा क्यों है। यहां पे तो लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन्स कहां अवेलेबल होते हैं, ऑर्थो और पैरा पे। अभी हम आगे जाके देखेंगे क्या वाकई ऑर्थो और पैरा पे होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग्स टुवर्ड्स द अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स। इसका मतलब है कि ऑर्थो और पैरा जो है ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा मेरे बेटा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटर्स। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। These groups have इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है और ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब हम इस चीज की तरफ चलते हैं कि ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेटर्स क्यों कहते हैं। अभी हमने देखा ना, ऑर्थो और पैरा को क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटर्स। क्यों? ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, अभी मैंने आपको वो ग्रुप्स नहीं बताए, वो आगे हम चल के चलते हैं कि हाँ कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो और पैरा हैं। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को एक्टिवेटर्स क्यों कहते हैं। These groups have इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। बल्कि ये पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। These groups have इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। Therefore they donate the electron to the benzene ring। ये इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं एंड हिंस एक्टिवेट द बेंजीन रिंग्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक करना होता है। किस पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, क्या वाकई ये ऑर्थो और पैरा है। आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बेंजीन रिंग है, ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है जिसको आप फिनोल कहते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। हमने क्या देखा है, एक्टिवेटर्स मतलब ऑर्थो और पैरा का जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इस कार्बन को, यहां पर हर कॉर्नर पर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जब डोनेट करेगी तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन पे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना, और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इस कार्बन पे नेगेटिव कैसे आएगा उस चीज को आपने समझना है मेरे बेटा। जब बॉन्ड बनता है, अगर मैं इधर 2 कार्बन्स ड्रॉ करूं, ठीक है, इनके दरमियान मैं बॉन्ड ड्रॉ करता हूं। अब आपने इस चीज को जरा ध्यान से समझना है। फर्ज कर लें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो मैंने डॉट्स ड्रॉ किए हैं ये इनके दरमियान पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कौन सी 2 कार्बन हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, ये इनके दरमियान ये 2 डबल बॉन्ड भी आपको शो हो रहे हैं, एक बॉन्ड ये एक इलेक्ट्रॉन्स वाला और एक ये जो लाइन मैंने बनाई है। इस ऊपर वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बनना है ना, एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना हुआ है। अब इस बॉन्ड ने, इस कार्बन ने दूसरा बॉन्ड भी बनाना है, तो कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाती है। अगर कार्बन यहां पर बॉन्ड बना ले, कार्बन का इधर कार्बन के साथ भी बॉन्ड है, तो ये कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और वो किससे तोड़ना पड़ेगा, इस वाली कार्बन से। अब ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, ये वाली जो कार्बन है मेरे बेटा, ये वाली जिसपे मैंने टिक लगाया है कलर डिफरेंट करके, ये वाली अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगी। जिस तरह आपको एरो से नजर आ रहा है कि ये एरो जो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस वाली कार्बन के ऊपर, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी। क्यों? क्योंकि इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ऑक्सीजन की तरफ से। ये बात क्लियर हुई आपको कि हमारे पास इधर मैं अगर बड़ा करके ड्रॉ करूं कि इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक अपने पास रखेगा, एक इस कार्बन को देगा। तो इस कार्बन ने तो ऑलरेडी जो है वो इधर इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करेगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगी, इस कार्बन को दे देगी। अब इस कार्बन पे अपना इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, अपना इलेक्ट्रॉन देखिए उसके पास मौजूद है, और एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। ये बात क्लियर हुई है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का अपना, ये वाला जो मैंने इधर ड्रॉ किया है,
ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इस कार्बन का है, ठीक है, जिसको नेगेटिव हम शो कर देंगे, तभी इस ये नेगेटिव फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और पीछे वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक होगी ये बात, क्योंकि इस कार्बन को कहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहां से मिल रहा है। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। चूंकि बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आ जाना ये स्टेबल नहीं है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगी इधर, और ये वाली जो कार्बन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, ये देख रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी इस कार्बन को। ये देखें, अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, ऑक्सीजन फिर हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पे आपने ऑक्सीजन को पॉजिटिव ही रखना है। अच्छा जी, अब ये आपको नजर आ रहा है, ये यहां पे चूंकि बेंजीन का जो ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गया है ये स्टेबल नहीं है, ये फौरन यहां पे अब नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अपना ये बॉन्ड शिफ्ट कर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, और ये जब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगी तो ये वाली कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, इस कार्बन को। तो अब नेगेटिव किधर आ जाएगा, अब नेगेटिव आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, यहां ऑक्सीजन पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये यहां पर स्टेबल है नहीं, तो ये अपना बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगी, इस कार्बन के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, वापस ले लेगी, ठीक है, और ऑक्सीजन के देखें जो लोन पेयर्स थे वो वापस हो गए। अच्छा, यहां से एक बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन के पास होते तो 2 लोन पेयर्स हैं, लेकिन ये हमेशा डोनेट एक करती है, ठीक है, कभी भी ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर जो है वो डोनेट नहीं करती, क्योंकि दूसरा लोन पेयर न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन एक ही डोनेट कर सकती है, दूसरा डोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का जो ग्रिप है, जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। खैर, ये बात अब आपको समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। अब इधर गौर से देखें नेगेटिव चार्ज कहां कहां है। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है ना बेंजीन के ऊपर, ये सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन के सबसे नजदीक ये वाला है, ये देखें यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पे नेगेटिव आ गया सबसे दूर, और यहां पे भी नेगेटिव आ गया। अगर हमारे पास ई पॉजिटिव का अटैक होगा, ई पॉजिटिव स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ये अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्ज कर लें ई पॉजिटिव अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव को किसकी भूख होती है, पॉजिटिव को नेगेटिव की भूख होती है। अब इसको नेगेटिव कहां कहां मिलेगा, या ऑर्थो पे, या पैरा पे, या फिर ऑर्थो पे। ये मेटा पे तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये फौरन इसके करीब आएगा। अगर ये ई प्लस इस कार्बन इस बेंजीन के करीब आए तो फौरन से ये वाली जो नेगेटिव है ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और ये ऑर्थो पे लग जाएगा। अगर इसके करीब आएगा, जिसमें मैंने ये एरो रखा हुआ है, तो ये इसके करीब आएगा तो पैरा इसको अट्रैक्ट करेगा और ये पैरा के करीब हो जाएगी, यानी कि पैरा पोजीशन पे लग जाएगी। अगर इसके करीब आएगी तो इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे भी ऑर्थो लग जाएगा। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ऑर्थो, जिनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो हमेशा या ऑर्थो पे लगते हैं या पैरा पे लगते हैं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। क्लियर। अब मैं वो बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेरे बेटा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन लगी होगी और उसके साथ कोई चीज आकर रिएक्शन करवानी है हमने इलेक्ट्रोफाइल का, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आके अटैच होगा, इसकी किस्मत का फैसला जो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है वो करेगी। वो बताएगी कि इलेक्ट्रोफाइल जो लगना है वो ऑर्थो पे लगना है या पैरा पे लगना है। क्लियर। यहां से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपको यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आप इसी तरह के मेरे बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। इन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, क्योंकि ये देखिए रेजोनेंस में आ रहे हैं ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये सारी जो इंग्लिश लिखी हुई है ये भी लिखेंगे और इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी ड्रॉ करेंगे। ये आपके बुक पे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं हुए हुए और ये इंग्लिश भी प्रॉपर आपके बुक पे नहीं लिखी हुई, इसलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये मेरे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की हैं। क्या मतलब कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल OR, ये देखें मैंने ये वाली एग्जांपल ली है, ठीक है,
अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OR लगा हुआ है, इसके साथ अब आपने लगाना है जी क्लोरीन लगाना है। अब क्लोरीन कहाँ आके लगेगा, OR कहता है कि OR ग्रुप जो है ये ऑर्थो और पैरा है, इसका मतलब है क्लोरीन या इधर लगेगा या इधर लगेगा या क्लोरीन इधर लगेगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इन पोजीशंस पे लगेगा, मेटा पे नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ऊपर ऑर्थो और पैरा ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर। ये हमने कुछ ग्रुप्स देखे हैं कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं, इनके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के पास या तो लोन पेयर्स होंगे या इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब जो ग्रुप लगा होगा ना बेंजीन के ऊपर, उसके ऊपर क्या होगा, या नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर्स होंगे। द पॉइंट इज सर इतने सारे ग्रुप्स हम कैसे याद रखेंगे, ये तो हमें सर याद ही नहीं होंगे। तो अगर पेपर में रिएक्शन आ जाए, ये तो सारी समझ आ गई है कि ऑर्थो और पैरा वाली, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये ऑर्थो ग्रुप है या मेटा ग्रुप है। तो मेरे बेटा आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, ठीक है, अभी आपको एक हिंट दे रहा हूं, उस हिंट से आप याद रखेंगे कि आंखें बंद, जब भी आपके पास कोई भी बेंजीन आएगी आपने उसका सब्स्टिट्यूशन देखना है और आंखें बंद करके आपने कहना है ये ऑर्थो और पैरा है। अब वो हिंट कौन सा है, उस हिंट को जरा आपने देखना है। ये एक्स और वाई, एक्स का मतलब नॉट हैलोजन, ठीक है, एक्स का मतलब है एनी ग्रुप। अगर तो एक हिंट तो मैंने आपको क्या दिया है कि इनके पास या लोन पेयर्स होंगे या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होगा इनके पास। दूसरा हिंट मैं क्या दे रहा हूं, जो भी बेंजीन रिंग के ऊपर एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनके दरमियान यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। क्लियर। कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, चलें जी। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है, इसके ऊपर CH कितने हैं, 3, 1 2 3, ये लें 3 ग्रुप लग गए। अब ये H के साथ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है ना, तो इस वजह से ये कौन सा ग्रुप होगा, ऑर्थो और पैरा ग्रुप होगा, ठीक है। O और ड्रॉ कर लें, और R का कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये ड्रॉ कर लें, बेशक ये भी हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बन गई, इसके ऊपर क्या आ गया, N आ गया, ये एक CH3 ग्रुप लग गया, ठीक है, और ये दूसरा CH3 ग्रुप लग गया, ठीक है। अब ये देखिए नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड नहीं देखना, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड नहीं देखना, आपने वो वाला बॉन्ड देखना है जिसके साथ ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो हमेशा ही सिंगल होगा ना, तो ये वाला बॉन्ड आपने नहीं देखना, ये वाला बॉन्ड आपने देखना है, ठीक है। अच्छा जी, नाइट्रोजन का देखें मेरे बेटा, इधर कौन सा बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, ये तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो अब आपको ये हिंट से याद रहेगा। आपने कैसे याद रखना है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है उसका दूसरे एटम के साथ कौन सा बॉन्ड है, अगर तो सिंगल बॉन्ड है तो आंखें बंद करके कहना है कि अब जो चीज लगेगी या वो ऑर्थो पे लगेगी या पैरा पे लगेगी। इसमें एक मेरे पास स्पेशल केस है और वो स्पेशल केस है हैलोजेंस वाला, ठीक है, ये ठीक है, हैलोजेंस वाला। हैलोजेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इस वजह से वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर। ये बात क्लियर होगी। तो इसमें एक स्पेशल केस है, एक को आपने याद रखना है कि अगर हैलोजन लगा होगा तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा है, उसके अलावा जो भी पीछे देख लें हमारे पास ग्रुप है सबका। इवन अगर इसको ड्रॉ करते हैं, ये चले मैं इसको भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। O C डबल बॉन्ड O एंड R, ठीक है। अब ये देखें, हमने ये वाले बॉन्ड नहीं देखने, ये तो इस वाले एटम के साथ हैं, हमने इस ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसका बॉन्ड देखना है दूसरे एटम के साथ। ये अब मैं जहां से एरो लगा रहा हूं ये सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
तो इस वजह से ये ग्रुप भी कौन सा है, ऑर्थो और पैरा ग्रुप है। ये बात क्लियर होगी, ये हिंट आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं कुछ रिएक्शंस की तरफ। ये देखें, टोलुइन का रिएक्शन है। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, इसका मतलब है हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो ये CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा है, तो हमारे पास कहाँ आके लगेगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे। ये बात क्लियर होगी। इसमें भी ये वही वाला रिएक्शन है पीछे वाला, बस इसमें टेम्परेचर का फ़र्क है। इसमें देखें मेरे बेटा, अगर तो 60 to 70 डिग्री हमारे पास होगा तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ आके लगेगा, वो आके या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा, यानी कि यहाँ पे। और या हमारे पास इसके चांस हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट आ सकते हैं। दरम्यान में प्लस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि या ये नहीं, इसका मतलब ये है कि ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। अब इसमें भी नाइट्रोजन वाला ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, देखें, ऑर्थो ऑर्थो। ये ऑर्थो किसके हिसाब से है, ये इसके हिसाब से है मेरे बेटा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है उसके हिसाब से देखना है, और इसके नज़दीक यही रहता है ना। मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्थो, ओ से उरे, सबसे नज़दीक, तो ये ऑर्थो पोजीशन से। बात क्लियर होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 60 to 70 डिग्री कर दें, तो हमारे पास 60 to 70 से 100 डिग्री कर दें, सॉरी 100 डिग्री पे क्या होगा, तो हमारे पास सारी ऑर्थो पैरा सारी जो हैं वो साइड्स जो हैं, जो डायरेक्शन है वो सारी कवर अप हो जाएंगी। ये बात क्लियर होगी। और इसको TNT भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। अब ट्राई नाइट्रो क्यों कह रहे हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, और ये टोलुइन है ना, ये पूरी कार्बन क्या कहलाती है, टोलुइन। तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, ट्राई नाइट्रो टोलुइन का। बात क्लियर होगी, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। और ये कहाँ पर आके लगे हैं, ऑर्थो और पैरा पे। सर ऑर्थो और पैरा पे क्यों लगे हैं, क्योंकि मेरे बेटा ये देखें ना, ये ऑर्थो और पैरा ग्रुप है। सर हमें कैसे पता चलेगा, फौरन देखें कार्बन के कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही नहीं बन रहे। और मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, वाई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स, वाई CH3 ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये दोनों क्वेश्चंस ऊपर वाले तकरीबन सेम हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले के अंदर आप CH3 के हवाले से दे के लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेंजीन इंटू TNT। सर हमने तो टोलुइन इंटू TNT पढ़ा है, तो मेरे बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन को टोलुइन में कन्वर्ट करना है, मतलब बेंजीन की अल्काइलेशन करवानी है। क्लियर। आप बेंजीन की क्या करवाएंगे, चलें इधर मैं रिएक्शन लिख भी देता हूँ। बेंजीन है, बेंजीन की आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, अल्काइलेशन, जो किस तरह से होती है, RCl, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। और अब क्या होगा कि हमारे पास ऊपर जो है वो R लग जाएगा, ठीक है। ये अब आपके पास टोलुइन बन जाएगी। अगर R की जगह आप क्या ले लें, CH3 ले लें, ठीक है। तो ये अब आपके पास टोलुइन बन गई, और इस टोलुइन को आप फिर आगे नाइट्रेशन करवा के और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके ट्राई नाइट्रो टोलुइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। आज का लेक्चर यहीं तक था बेटा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।